नमस्कार दोस्तों, आज 1 अप्रैल है। तो चलिए आज की हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है अफार ट्रायंगल से। अफार ट्रायंगल इन दिनों चर्चा में है। भूवैज्ञानिकों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित अफार ट्रायंगल पर एक नए महासागर के उभरने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल को अफार डिप्रेशन भी कहते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप जानते हैं, मैप में आते हैं और आप देख रहे हैं ये जो सींग की तरह निकला हुआ हिस्सा है, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें सोमालिया, इथोपिया और जिबूती ये देश आते हैं। इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप ये ट्रायंगल नुमा आकृति देख रहे होंगे, इसको कहते हैं अफार ट्रायंगल, जिसमें इरिट्रिया आता है, जिबूती आता है और सोमालिया, ये 3 देश आते हैं अफार ट्रायंगल में। अफार ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बारे में पूछा जा सकता है। हमने पिक्चर में अफार ट्रायंगल की लोकेशन देख ली है। ग्रेट रिफ्ट वैली का सबसे उत्तरी भाग अफार ट्रायंगल कहलाता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये है ग्रेट रिफ्ट वैली, अफ्रीकन कंट्री की है और इसके उत्तरी भाग में ये बना हुआ ट्रायंगल नुमा आकृति अफार ट्रायंगल कहलाती है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ नुबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट आपस में अभिसरण करती है, यानी कन्वर्ज होती हैं। तीनों प्लेटें आपस में यहाँ पर मिलती हैं। आप इस चित्र में फिर से देखिए, ये है अफ्रीकन नुबियन प्लेट, इधर से है सोमालियन प्लेट और ये अरबियन प्लेट। ये तीनों प्लेटें जहाँ पर आपस में मिलती हैं, वहीं पर ये अफार ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये तीनों प्लेटें आपस में यहाँ अभिसरण करती हैं। जब नया महासागर बेसिन बन जाएगा तो अफार ट्रायंगल लाल सागर और अदन की खाड़ी, यहाँ आप देख रहे हैं ये है लाल सागर, रेड सी, और यह है गल्फ ऑफ अदन। अदन की खाड़ी में क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। इससे पूर्वी अफ्रीका में एक अलग महाद्वीप की उत्पत्ति हो सकती है। इसमें इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया के हिस्से शामिल हैं। तो ये आप याद रखना, इस अफार ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं। इसमें इरिट्रिया का कुछ हिस्सा आता है, जिबूती का कुछ हिस्सा आता है और इथोपिया का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। अवास नदी अफार ट्रायंगल से होकर बहने वाली मुख्य नदी है। तो इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ को आप लोग याद रखना। अफार ट्रायंगल की लोकेशन देख लेना, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। ये जो क्लासेस होती हैं, इसका एक शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते चलिए, ताकि एग्जाम के टाइम पर या उससे भी पहले आप इनका मल्टीपल रिवीजन कर सके। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक इन क्लासेस का आपको बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम से पहले और एग्जाम के टाइम पर जब आपके पास नोट्स होगा तो आप उसका मल्टीपल रिवीजन करके अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। यहाँ से पढ़ने के बाद फिर आपको और कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ को बदलते एग्जाम पैटर्न के साथ यहाँ पर करंट अफेयर्स को कवर कराया जाता है। पढ़ते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1A, भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान बेंगलोर में सफलतापूर्वक पूरी की। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत में ये स्वदेश निर्मित है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A, जिसने अपनी पहली उड़ान को बेंगलोर से सफलतापूर्वक पूरी की है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के बारे में देख लेते हैं। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के द्वारा विकसित किया गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हाल कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह LCA Mk1 का एक उन्नत संस्करण है, जिसे पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8 कोर उद्योग सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार लगा दीजिए। लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जिस तरीके से 69th BPSC में हमने क्वेश्चन को देखा था, उसी पैटर्न के अनुसार आपको अब करंट अफेयर्स की घटनाओं को कवर कराया जाता है। अगर करंट अफेयर्स की घटनाओं को वन लाइनर फॉर्म में पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स के प्रश्नों को अब आप सही नहीं कर पाएंगे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ को हमें डिटेल में पढ़ना होगा। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए। 8 कोर उद्योगों का सूचकांक, संयुक्त 8 कोर उद्योग सूचकांक में फरवरी 2023 के सूचकांक की तुलना में फरवरी 2024 में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये चर्चा में क्यों रहा, यहाँ पर तुलनात्मक रूप से 2023 की तुलना में देखा जा रहा है कि 2024 में जो 8 कोर उद्योग हैं उनमें 6.7% की संयुक्त रूप से वृद्धि हुई है। 8 कोर उद्योग सूचकांक इन उद्योगों के संयुक्त उत्पादन और इनमें से प्रत्येक के प्रदर्शन को मापता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 8 कोर उद्योग कौन कौन से हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनमें से 8 कोर उद्योग में शामिल नहीं है। तो जब तक आपको 8 नाम नहीं याद होंगे तब तक आप प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। तो 8 कोर उद्योगों में कौन कौन से उद्योग
उद्योग शामिल है, जिसमें पहला है उर्वरक, दूसरा सीमेंट, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा कच्चा तेल, पांचवा कोयला, छठा बिजली, सातवां इस्पात और आठवां पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल मदों के भारांश में इन 8 कोर उद्योगों का हिस्सा कितना है? 40.27% है। यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जितने भी मद शामिल हैं उनमें से केवल इन 8 उद्योगों का भारांश ही 40.27% है। कोर उद्योगों का सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोर उद्योग सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, 8 कोर उद्योगों को याद रखना। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो 8 कोर उद्योग देख रहे हैं इनमें भी भारांश के क्रम में जो है आपको उनका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना होता है। तो ये जो क्रम लिखा हुआ है ये छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो भारांश है इन 8 कोर उद्योगों में उनमें पहले नंबर पर पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, फिर उसके बाद इस्पात, फिर बिजली, देन कोयला, फिर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। तो ये भी आपको क्रम याद रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उनसे सही कर ले जाए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप लोग इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जो दरें हैं इनमें संशोधन किया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। और फिर बिहार के संदर्भ में हम देखेंगे बिहार में मनरेगा मजदूरी में जो है कितना पैसा जो है एड ऑन हुआ है संशोधन के बाद में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अकुशल मैनुअल श्रमिकों हेतु नई मजदूरी दरें अधिसूचित की है। मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को आप जानते हैं 100 दिनों का काम मिलता है। गारंटीकृत ये काम होता है जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है। तो इन सभी के बारे में आप जानते हैं मनरेगा एक्ट कब आया? 2005 में। और इसी के तहत अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मंत्रालय के तहत जो है मनरेगा की मजदूरी को अधिसूचित किया गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 100 दिनों का जो है यहाँ पर काम मिलता है, गारंटीकृत होता है, यानी 100 दिन से कम जो है काम नहीं मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा 2005 की धारा 6 के तहत हर साल मनरेगा श्रमिकों की राज्यवार मजदूरी दरों को संशोधित किया जाता है। यह संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के कृषि श्रम में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के स्टेटमेंट बना के अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी तथ्यों को याद रखना है। आप देखेंगे बिहार में मनरेगा मजदूरी कितनी हो गई है इन संशोधन के बाद में। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के लिए मजदूरी में संशोधन किया और बिहार में पिछले वर्ष की तुलना में मजदूरी में 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई। तो इंपॉर्टेंट है, बिहार में कितने रुपए बढ़ाए गए हैं? पिछले वर्ष की तुलना में 17 रुपये जो है बढ़ाए गए हैं। अब बिहार में मनरेगा योजना के तहत दैनिक मजदूरी 245 रुपये है, जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी। तो 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें मजदूरी दर कितनी होगी बिहार में? तो 245 रुपये होगी। यह 245 रुपये 17 रुपये बढ़ाने के बाद होगी। इंपॉर्टेंट है, मनरेगा के संदर्भ में ये सभी स्टेटमेंट याद रखना कि किस मंत्रालय के द्वारा मजदूरी दर को संशोधित किया जाता है और इस संशोधन का आधार क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम में परिवर्तन के आधार पर ये संशोधन किए जाते हैं। और बिहार की कितनी मजदूरी है बिहार स्पेशल के संदर्भ में आप याद रखना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कलाम 250 इन दिनों चर्चा में रहा, ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस एक निजी कंपनी है जिसके द्वारा विक्रम 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज 2 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ये जो स्टेज 2 इंजन है इसी का नाम कलाम 250 रखा गया। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज 2 इंजन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और इस इंजन का नाम क्या है? कलाम 250 है। तो याद रखना, डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा कलाम 250 क्या है। अब आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, अब आपको सही करना होगा कि कलाम 250 का मतलब क्या है। स्टेज 2 इंजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपग्रहों को पृथ्वी के सघन वायुमंडल से आउटर स्पेस के डीप वैक्यूम में भेजता है। विक्रम जो 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण था ये 3 स्टेज वाला है और वह ठोस ईंधन आधारित रॉकेट है। तो ये भी स्टेटमेंट याद रखना। अगर एग्जामिनर को इस तरीके का स्टेटमेंट गलत कराना होता है तो ठोस ईंधन की जगह तरल ईंधन दे देता है। तो याद रखना, विक्रम 1 3 स्टेज वाला है और ठोस ईंधन आधारित रॉकेट है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्शन में पूछे जाते हैं।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है लूना संरचना, हाल ही में चर्चा में है। ये लूना संरचना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एक अध्ययन के अनुसार गुजरात के कच्छ क्षेत्र के निम्न भूमि बन्नी मैदान में मौजूद लूना दरअसल एक इम्पैक्ट क्रेटर है। अब ये बन्नी जो घास का मैदान है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये किस स्टेट में पड़ता है, तो याद रखना है बन्नी मैदान कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के कच्छ के रण में। इस तरीके से जब भी हम करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ते हैं तो सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अगर लूना संरचना नहीं पूछेगा तो ये बन्नी घास का मैदान पूछ सकता है। तो करंट को स्टैटिक के साथ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, जिस तरीके से अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है। तो बन्नी मैदान भी याद रखना गुजरात के कच्छ में है, और यहाँ पर मौजूद लूना संरचना दरअसल एक इम्पैक्ट क्रेटर है। इम्पैक्ट क्रेटर क्या होती है, अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड जब पृथ्वी पर गिरता है, तो जब पृथ्वी पर एक बड़ा उल्कापिंड गिरेगा तो पृथ्वी पर वो धंस जाता है। धंसने के बाद जो है वहाँ पर एक कटोरे नुमे जो है संरचना बन जाती है, उसी को कहते हैं इम्पैक्ट क्रेटर। यह 1.8 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर है। ये जो लूना संरचना की बात हो रही है, कच्छ के रण में जो है एक इम्पैक्ट क्रेटर है जो 1.8 किलोमीटर चौड़ा है। इसका निर्माण मुख्य रूप से लौह धातु युक्त एक विशाल पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ है। जैसे हमने अभी बताया कि जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड गिरते हैं उनके टकराने से इम्पैक्ट क्रेटर बनता है। लूना क्षेत्र प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कई बस्तियों में से एक है। भारत में मौजूद अन्य इम्पैक्ट क्रेटर भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जो इम्पैक्ट क्रेटर है उसका नाम है ढाला। महाराष्ट्र में हम लोनार झील के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी एक प्रकार की इम्पैक्ट क्रेटर है। तो महाराष्ट्र में हो गया लोनार, और राजस्थान में रामगढ़ है, और गुजरात के कच्छ में क्या नाम है इसका, लूना नाम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है मिलान करने के लिए भी दे सकता है। एक तरफ स्टेट रख देंगे, दूसरी तरफ इम्पैक्ट क्रेटर का जो नाम रखा गया है उन्हें रख सकते हैं, और आपको मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। तो याद रखना इम्पैक्ट क्रेटर के ये सभी उदाहरण हैं, जिन्हें राजस्थान में रामगढ़, महाराष्ट्र में लोनार, मध्य प्रदेश में ढाला और गुजरात के कच्छ में लूना संरचना, ये सभी इम्पैक्ट क्रेटर के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज है व्यवहारिक अर्थशास्त्र के नोबलिस्ट डेनियल कन्नमैन का निधन हो गया है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम याद रखना डेनियल कन्नमैन का। यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कन्नमैन का 27 मार्च 2024 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो ये किससे संबंधित हैं, तो ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी विशेषज्ञ थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नाम क्या है इनका, डेनियल कन्नमैन। अर्थशास्त्र में औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद निर्णय लेने के मनोविज्ञान की खोज में कन्नमैन के अभूतपूर्व कार्यों ने उन्हें 2002 में आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार भी दिलाया था। तो आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 2002 में। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ये अग्रणी विशेषज्ञ थे डेनियल कन्नमैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलैट का समापन हो गया। तो कई दिनों से ये चर्चा में था। IMT ट्रिलैट, जहां I से मतलब होता है इंडिया यानी भारत, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया, इन 3 देशों का ये संयुक्त नौसेना अभ्यास था। IMT ट्रिलैट 24 अभ्यास हाल ही में 28 मार्च 2024 को नकाला मोजाम्बिक में संपन्न हुआ। तो ये जो IMT ट्रिलैट था ये कहाँ पर संपन्न हुआ, मोजाम्बिक में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालनता को बढ़ाना था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फ्लोरिडा ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। जो कल हमने करंट अफेयर्स की क्लास देखी थी उसमें जो क्वेश्चन ऑफ द डे था इसी से संबंधित था। हमने पूछा था कि किस अमेरिकी राज्य ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उसका उत्तर जो था वो क्या होगा, फ्लोरिडा होगा। ये नॉर्थ अमेरिका का एक स्टेट है जिसने नाबालिगों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जो 14 साल से कम उम्र के नाबालिग को सोशल मीडिया अकाउंट रखने से रोकता है। कानून के अनुसार 14 और 15 साल के बच्चों को मेटा, टिकटॉक और अन्य प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती है। फ्लोरिडा में सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को अपनी उम्र सत्यापित करने के लिए पहचान दस्तावेज जमा करने होंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस तरीके की न्यूज़ को BPSC एग्जाम खूब पूछता है। जब अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के संदर्भ में कोई न्यूज़ आती है तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपके 70वें BPSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फ्लोरिडा जो अमेरिका का एक स्टेट है उसने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, याद रखना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IIT के पूर्व छात्र पवन दाउलूरी को मिली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस टीम का नेतृत्व। तो ये IIT मद्रास के इंजीनियर हैं जिनका नाम क्या है, पवन दाउलूरी। इनको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस टीम का नेतृत्व प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने वाले पवन दाउलूरी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। याद रखना ये नाम, पवन दाउलूरी।
जिनको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगली खबर है, भारतीय विशेषज्ञ कमल किशोर करेंगे संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों का नेतृत्व। ये इंपॉर्टेंट बिहार पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बिहार मेंस में भी आपदा प्रबंधन का एक टॉपिक है। तो आपदा से संबंधित ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना होगी। जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के नए सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कमल किशोर का। देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर आपके मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, राजनीति का अपराधीकरण। तो ये मेंस एग्जाम 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, एक रिपोर्ट आई है एडीआर की, जिसमें कहा गया है कि 44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 5% सांसद अरबपति हैं। तो ये एक चीज़ दिखा रही है कि किस तरीके से भारत में राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जहां 44% मौजूदा सांसदों पर सोचिए आपराधिक मामले दर्ज हैं और 5% सांसद अरबपति हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की यह रिपोर्ट निम्नलिखित तथ्यों को रेखांकित करती है। आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले 50% सांसद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से हैं। तो जब भी आप 17वीं बीपीएससी मेंस में राजनीति या पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के तथ्य को आप लिख सकते हैं कि कैसे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, और उसमें बिहार जो है अग्रणी राज्यों में शामिल है, क्योंकि 50% जो सांसद हैं इन 44% में, उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से ही हैं। आपराधिक आरोपों वाले मौजूदा सांसदों में 29% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे आरोप भी शामिल हैं। तो सोचिए, भारत की सांसद, जिसमें 1 अरब 40 करोड़ आबादी का जो नेतृत्व करने वाले सांसद हैं, उनमें 44% जो हैं आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। ये एक बड़ी समस्या है और यही समस्या जो है भारत में राजनीति का अपराधीकरण रूप ले लेती है। राजनीति के अपराधीकरण के बारे में देखते हैं। यह शासन व्यवस्था में अपराधियों, कानून तोड़ने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों के प्रवेश को व्यक्त करता है। यह देश और उसके नागरिकों की उपेक्षा पर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं? राजनीतिक दलों और अपराधियों के बीच साठगांठ, चुनाव प्रक्रिया में अपराधियों को शामिल होने से रोकने के लिए कानून और नियमों का अभाव है, धन बल का उपयोग जैसे किसी अन्य अवैध उद्देश्य के लिए वोट खरीदना, ये सब भारत में राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी कारण हैं। प्रभाव क्या होता है राजनीति के अपराधीकरण का? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था के खिलाफ है, या सुशासन और लोक सेवकों की सत्यनिष्ठता को प्रभावित करता है। भ्रष्ट गतिविधियों जैसे रिश्वत लेना, लोक निधियों का गबन आदि को बढ़ावा मिलता है। समाज के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। तो जब कोई आपराधिक व्यक्ति नेता बनेगा, सांसद बनेगा, तो ऑब्वियसली सामाजिक जो ताना बाना है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार होगा, अपराध होगा। जो अधिकारी सत्यनिष्ठता से काम करते हैं तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे। राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसले लाए गए, जिनमें से लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 का केस काफी महत्वपूर्ण था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन सांसदों व विधायकों को किसी अपराध के लिए कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वे सजा सुनाने की तारीख से संबंधित सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। वहीं पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2018 में का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल आपराधिक आरोप तय होने पर उसे विधायी निकायों की सदस्यता से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामले हैं जो राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने से संबंधित हैं। तो यहीं पर करंट अफेयर्स की न्यूज़ समाप्त होती है। मिलेंगे हम लोग कल फिर अगली क्लास के साथ में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें। जो भी आपकी क्वेरीज हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी प्रश्न उठ रहे हों तैयारी को लेकर, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उनके उत्तर आपको दिए जाएंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहें। ये जो डेली क्लासेज करंट अफेयर्स हो रही हैं, इनके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। सभी न्यूज़ आपको बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का जो नोटिस है आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां पर क्लासेस की PDF मिल जाती है। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।